गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीबीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में प्राकृतिक साधनों के बारे में हमने बात की थी। घनत्व, दबाव, तापमान तीनों की हमने बात कर ली थी। प्राकृतिक साधन अपने चल रहे थे। प्राकृतिक साधन में ज्वालामुखी उद्गार की बात हो गई थी। आज हम बात किसकी करेंगे? भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। देखिए, हमने ज्वालामुखी उद्गार का थोड़ा सा बता देती हूँ। ज्वालामुखी उद्गार की हमने बात करी कि जब ज्वालामुखी फटता है या फूटता है, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, और जो बाहर आ जाता है उसको हम लावा कहते हैं। तो पृथ्वी के जैसे ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है, लावा धरातल पर आ जाता है और पिघली हुई अवस्था में बाहर आता है। तो इससे एक अनुमान हमें पता चलता है, एक बात का हमें पता चलता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह किस प्रकार की होगी, पिघली हुई अवस्था में होगी। क्योंकि जो पदार्थ बाहर आ रहे हैं उनके आधार पर ही हम क्या बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान अधिक होगा, जिसके कारण ही जो चट्टानें हैं वो किस अवस्था में बाहर आ रही हैं, पिघली हुई अवस्था में बाहर आ रही हैं। तीसरा एक चीज़ कि पूरी जो पृथ्वी है वह पिघली हुई अवस्था में नहीं रह सकती, क्योंकि पिघली हुई अवस्था में रहेगी तो पृथ्वी टिकी किस पर रहेगी। तो कुछ ना कुछ भाग ऐसा पृथ्वी पर आंतरिक भाग में रहा होगा जो किस अवस्था में रहा होगा, ठोस अवस्था में रहा होगा। और चौथी बात यह आती है कि जो लावा बाहर आता है हम उसका परीक्षण करके एक अनुमान पता लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो वह किस प्रकार के पदार्थों से उसका निर्माण हुआ है। जैसे हम लावा का परीक्षण करेंगे तो कौन कौन सी धातुएं इसमें पाई जाती हैं, किस प्रकार की चट्टानें हैं या कौन से पदार्थों से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें इस प्रकार के पदार्थों से उसकी रचना हुई है और ये चट्टानें उसमें पाई जाती हैं। आज हम बात करेंगे किसकी? भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। जिस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार से पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, उसी प्रकार से भूकंप के माध्यम से भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। देखिए क्या होता है, भूकंप आप सभी जानते हैं, जैसे ही भूकंप आता है पृथ्वी का कंपन वाली स्थिति होती है। तो भूकंप की अगर हम बात करें कि भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्राकृतिक साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट का हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक बनावट का हम क्या कर सकते हैं? स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट किस प्रकार की है, द्रव्य अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। इन सभी अवस्थाओं का हम पता लगा सकते हैं। और जो भूकंप विज्ञान है इसके माध्यम से भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र पर हम क्या करते हैं? अंकन करके हम उसका अध्ययन करते हैं। सिस्मोग्राफ क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ यंत्र से जो भूकंपीय लहरें हैं उनका क्या करते हैं? हम अध्ययन करते हैं। एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है उसके माध्यम से हम भूकंपीय लहरों को मापने का कार्य करते हैं, उसके अंकन का कार्य करते हैं। एक होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल बोल देते हैं, पैमाना बोल देते हैं। ये भी क्या करता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया उसका मापन करता है। ठीक है, 1 से 10 तक इस पर संख्याएं होती हैं। तो यह भी क्या करता है, जो रिएक्टर स्केल होती है, रिएक्टर पैमाना होता है, यह भी भूकंपीय तरंगों का अंकन करता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया। देखिए, भारत में भूकंप के 5 जोन थे, वर्तमान समय में 4 जोन है। फर्स्ट जो जोन था उसको हटा दिया गया है। और रिएक्टर स्केल की अगर हम बात करें कि जैसे जैसे इस पर संख्याएं बढ़ती जाएंगी उतना ही अधिक विनाशकारी भूकंप आता है। देखिए क्या होता है कि जो भूकंपीय तरंगें होती हैं 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। जो भूकंपीय तरंगें होती हैं 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। फर्स्ट होती हैं प्राथमिक तरंगें। प्राथमिक तरंगें। सेकंड होती हैं द्वितीयक। द्वितीयक तरंगें, सेकेंडरी तरंगें। पी प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी। और तीसरी जो होती हैं उनको बोलते हैं धरातलीय। तीसरी जो तरंगें होती हैं उनको बोलते हैं धरातलीय तरंगें। एल लॉन्ग लैटिट्यूड, तो लॉन्ग वेव्स तो जिसको बोलते हैं एल। पी, एस और एल 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। हम इनका अंकन करते हैं। जैसे एस के लिए है कि द्रव्य अवस्था में यह जो लहरें हैं वो क्या हो जाती हैं?
लुप्त हो जाती हैं। जो एस तरंगें होती हैं, द्वितीयक तरंगें होती हैं, जैसे ही द्रव्य अवस्था आएगी, द्रव्य अवस्था में क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। इनकी जो अवधि होती है वह सर्वाधिक पाई जाती है और कह सकते हैं कि सर्वाधिक भ्रमण यही करती हैं और सर्वाधिक विनाशकारी भी यही होती हैं। प्राथमिक जो तरंगें होती हैं इनका हमें सबसे पहले पता चलता है। तो ये जो 3 प्रकार की जो हमारी तरंगें होती हैं, इन तरंगों का हम अध्ययन करते हैं भूकंप विज्ञान में और उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं कि जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वह किस प्रकार की है, द्रव्य अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, गैस अवस्था में है। क्यों? क्योंकि जैसे एस लहरें लुप्त हो जाएंगी, एस लहरें लुप्त हो जाते ही कि पृथ्वी की यह जो अवस्था है किस प्रकार की है, द्रव्य अवस्था है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एस द्वितीयक जो लहरें थी वो क्या हो गई, लुप्त हो गई। तो इस प्रकार से इन लहरों का हम अंकन करते हैं और इन लहरों के अंकन के आधार पर या हम कह सकते हैं कि भूकंप विज्ञान के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। देखिए बात करते हैं कि भूकंप विज्ञान की अगर हम बात करें तो जो भूकंप विज्ञान होता है उसके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं। सिस्मोग्राफी यंत्र के माध्यम से क्या किया जाता है, भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है जिसको भूकंप विज्ञान के नाम से जाना जाता है। एक होता है रिएक्टर पैमाना या रिएक्टर स्केल, उस पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया हम उसका क्या करते हैं, रिएक्टर स्केल के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो हमारी भूकंप की तीव्रता थी वो कितनी आई है। 1, 2, 3 इसमें हल्के फुल्के झटके लगते हैं, इतना हमें भूकंप का अनुमान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे 4, 5, 6, 7 जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती हैं भूकंप की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। बहुत सारे भूकंप ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें महसूस नहीं होता है। आप चल रहे हैं तो आपको महसूस नहीं होगा, इतनी कम तीव्रता के होते हैं। अगर आप बैठे हो तो आपको हल्का सा महसूस होता है। लेकिन कई बार जैसे जैसे ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक पहुंचेंगी तो उस समय इतनी तीव्रता का भूकंप होता है कि हम कहीं भी हो हमें वह आसानी से महसूस होता है। ये इतना अधिक विनाशकारी होता है कि उसको महसूस करने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही महसूस करवा देता है। तो जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती जाती हैं उतनी भूकंप की जो तीव्रता है वह बढ़ती जाती है। अपने आया था 2001 में गुजरात के भुज में। पहले ऐसा माना जाता था कि यह जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार का भाग है और यह भूकंप रहित क्षेत्र है, लेकिन भूकंप आने से उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वह गोंडवाना लैंड का भाग है और हिमालय है वो किसका भाग है, हिमालय किसका भाग है, अंगारा लैंड का। तो गोंडवाना लैंड जो है वो स्थिर भूखंड माना जाता है, लेकिन हिमालय अभी भी निर्माणावस्था में है तो वहाँ पर भूकंप आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भूकंप रहित क्षेत्र वह माना जाता है। लेकिन समय समय पर ऐसे भूकंप आते रहते हैं जिनके माध्यम से अपवाद का विषय हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं कि हाँ इसके बारे में हम कुछ भी चीज़ निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं। तो जो भूकंप विज्ञान है उसमें या हम कह सकते हैं भूकंप में 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। फर्स्ट प्राथमिक लहरें, द्वितीय लहरें, तीसरी होती हैं धरातलीय लहरें। ये जो लहरें होती हैं सर्वाधिक भ्रमण करती हैं और सबसे लास्ट में पहुंचती हैं। भूकंप जो होता है एक साथ नहीं आता, किस्तों में आता है, कह सकते हैं एक बार हल्का सा आया फिर 2 मिनट रुकेगा फिर वापस आया फिर रुकेगा फिर आया, तो इस प्रकार अंतराल से आता है। तो इन जो तरंगों की होती है जो अवधि होती है वह अलग अलग पाई जाती है, पर किलोमीटर अलग अलग अवधि पाई जाती है। लेकिन अगर हम एस तरंगों की बात करें, एस तरंगे जो द्वितीयक तरंगे होती हैं, यह जो तरल अगर जलीय भाग आ जाता है, तरल अवस्था आ जाती है तो ये जो तरंगे होती हैं वह लुप्त हो जाती हैं। जब हम इन तरंगों का अध्ययन करते हैं और यह तरंग जहाँ कहीं पर लुप्त हो जाती है तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का यह भाग किस अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है, जिसके कारण यह जो लहर है वो क्या हो गई, यह जो तरंग है वह लुप्त हो गई। तो इन तरंगों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं। इसके बारे में हम मोर डिटेल, ज्वालामुखी उद्गार भी आएगा आपका, भूकंप चैप्टर है अलग से, उसमें पढ़ाऊंगी तब हम इसको और मोर डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित साक्ष्य। देखिए क्या है, पहले हम पृथ्वी के बारे में इतना अधिक नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी भूगोल के प्रति वैज्ञानिकों की रुचि बढ़ती गई तो यह जानने का प्रयास किया गया कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार दिए, जिनमें चैम्बरलिन था, जेम्स जीन था और लाप्लास था। इनके अनुसार
इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ हमने यहाँ एक चीज़ प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ठोस अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है, गैस अवस्था में है। इन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए थे और उन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी को इस प्रकार की अवस्था का माना है। चैम्बरलेन की बात करें, देखिए क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, सूर्य से कोई भाग अलग हुआ। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, तो उन सिद्धांतों की हम विशेष रूप से अलग से क्या करेंगे, अलग से बात करेंगे। तो जैसे चैम्बरलेन था, चैम्बरलेन ने एक सिद्धांत दिया था, कौन सी, ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना, टीसी चैम्बरलेन ने एक संकल्पना दी थी, संकल्पना का नाम था ग्रहाणु परिकल्पना, कि ग्रहाणु होते हैं उनसे क्या होती है, पृथ्वी की संरचना होती है। तो इस चैम्बरलेन महोदय के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक अवस्था की अगर हम बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक अवस्था किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। जेम्स जीन थे, इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना दी थी। जो जेम्स जीन थे इन्होंने कौन सी परिकल्पना दी थी, ज्वारीय परिकल्पना दी थी। तो ज्वारीय जो पदार्थ के ठोस होने से क्या हुआ था, इसकी उत्पत्ति हुई थी। पहले जो ज्वारीय पदार्थ थे लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गए थे, ठोस हो गए थे। लेकिन इनका ऐसा मानना था, जेम्स जीन महोदय का ऐसा मानना था कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। लाप्लास महोदय निहारिका संकल्पना दी। लाप्लास महोदय संकल्पना कौन सी दी, निहारिका संकल्पना दी, और इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। लाप्लास महोदय ने अपनी संकल्पना दी, संकल्पना का नाम था निहारिका संकल्पना, और इनका ऐसा मानना था कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह कौन सी अवस्था में, वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इनकी हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कहने का अभिप्राय यही है कि एक ने कहा ठोस अवस्था में, दूसरे ने कहा द्रव्य अवस्था में, तीसरे ने कहा गैसीय अवस्था में। अगर गैसीय अवस्था में है तो पृथ्वी टिकी किस पर, द्रव्य अवस्था में है तो ये भी सोचने वाली बात है कि पृथ्वी टिकी हुई किस पर है। द्रव्य अवस्था में पानी पे हम नाव चला सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आधार तो होगा ना उसको, तो और ठोस अवस्था, इतनी अधिक गहराई पर ठोस अवस्था हो नहीं सकती है। तो बहुत सारे कारक हैं जिसके बारे में अनसुलझे हुए तथ्य हैं। और ये थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, किस प्रकार की हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना पाई जाती है। चैम्बरलेन महोदय कहते हैं ठोस अवस्था है, जेम्स जीन महोदय कहते हैं द्रव्य अवस्था है, और जो हमारे लाप्लास महोदय है उनका तो ऐसा मानना था कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये थी हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो चैम्बरलेन थे उन्होंने कौन सी संकल्पना दी, उनके अनुसार पृथ्वी की अवस्था किस अवस्था में पाई जाती है, आंतरिक भाग किस अवस्था में पाया जाता है। पूछ लिया जा सकता है आपसे क्वेश्चन चेंज करके, ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी, क्या बताएंगे, चैम्बरलेन ने। निहारिका परिकल्पना किसने दी, ये भी पूछा जा सकता है। ज्वारीय परिकल्पना किसने दी। मतलब क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आज का क्वेश्चन सुनिए, जो भूकंपीय लहरें होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, नाम बताएंगे आप मुझे, ठीक है। और सेकंड बताएंगे, ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो द्रव्य अवस्था में लुप्त हो जाती हैं। ऐसी कौन सी तरंगें हैं, भूकंपीय तरंगें, जो द्रव्य अवस्था में क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। तीसरा बताएंगे ग्रहाणु परिकल्पना किसने दी थी, ठीक है। और पृथ्वी की गैसीय अवस्था से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था, कि ऐसा कौन से भूगोलवेत्ता या वैज्ञानिक का मानना था कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्वेश्चन है उनके आप मुझे कमेंट करके आंसर दें, और कंटिन्यू पढ़ते रहें, घर रहें, सेफ रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।